सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थियोडोरे रूजवेल्ट के साथ। थियोडोरे कहते हैं बिहाइंड द ऑस्टेंसिबल गवर्नमेंट सिट्स एनथ्रोन्ड एन इनविजिबल गवर्नमेंट ओइंग नो अलायंस एंड एक्नॉलेजिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस कोट का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोट कहता है क्या, और जो एक्चुअल हमारी डेमोक्रेसीज़ के अंदर हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएसए हो क्या रहा है बेसिकली, जो ये कोट कहता है सेम वही चीज़ हो रही है कि डेमोक्रेसी बेसिकली बोलते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और वो हमारे रूल बनाएंगे और अकाउंटेबल भी रहेंगे। और वही कुछ हमें दिखाई देता है कि जो फेस पे जो पावर में रहते हैं लोग, वो हमें दिखाई देते हैं कि हमारे ही जो प्रतिनिधित्व है, हमारे ही जो प्रतिनिधित्व हैं, जिनको हमने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने चुना है, वो रूल बना रहे हैं हमने हमारे लिए। लेकिन होता क्या है कि उनके पीछे से, उनके बैकग्राउंड में कोई पावरफुल लोग हो गए, बड़े बड़े जो उद्योगपति हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो कहीं ना कहीं उन रूल्स को, उन पॉलिसीज़ को जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो इनकी रहती है। तो यही कुछ कोट है, यही कुछ जो थियोडोरे रूजवेल्ट के कोट का मतलब है कि सामने से तो डेमोक्रेसी दिख रही है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ओलिगार्की। बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, ओलिगार्की। और ओलिगार्की क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओलिगार्की होती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो टॉप मोस्ट एलीट होते हैं, टॉप मोस्ट जो रिच लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो रूल एंड रेगुलेशंस को गवर्न करते हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन को बनाते हैं, उसी को कहते हैं ओलिगार्की। वो कंट्री को बेसिकली रूल करते हैं, जो रिच लोग होते हैं, थोड़े से जो रिच लोग होते हैं, उसे कहते हैं ओलिगार्की। और यही कुछ मतलब है थियोडोरे रूजवेल्ट का। और ये जो कोट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना, लिख लेना नोट्स के अंदर। जहाँ भी डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा करके कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ आ जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीज़ आती है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? बोलने को तो बहुत भारी वर्ड लगता है क्रोनी कैपिटलिज्म, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब भी ओलिगार्की है। कि क्या, कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमारे पॉलिटिशियन हो गए, दोनों की साठ गांठ रहती है, उसके बाद ये जो है हमें लूटते हैं बेसिकली, उसे ही ये क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसको समझेंगे एडिटोरियल के अंदर, यही चीज़ है क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये आई होप कोट तो आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रिलीवेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हम अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिलोसफिकल हो गया, चाहे कैसा भी हो गया, क्योंकि इसका अगर टच देंगे तो नंबर डेफिनेटली ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करेगा। और आप सभी को पता है कि हमारे CAPF एग्ज़ाम के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, उतनी ज़्यादा आप डायमेंशन सोच पाओगे, ठीक है। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, अपनी जो थिंकिंग है उसको हमेशा ब्रॉड करने की कोशिश करना, ठीक है। बस इस चीज़ पे काम करना, तो आपका जो पेपर 2 है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कभी नहीं अटकेगा, अगर आपकी थिंकिंग ब्रॉड है, ठीक है। और हम क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं डेली, अपनी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करते हैं। एडिटोरियल द हिंदू का डिस्कस करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, क्योंकि द हिंदू वगैरह की लैंग्वेज आप सभी को पता है, ऐसी लैंग्वेज होती है कि जिसने लिखी है शायद वो भी ना पढ़ पाए। चलो वो चीज़ अलग है, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अभी जॉय बाइडन का जब फेयरवेल हुआ था, यूएसए से चालू करते हैं, यूएसए का में क्या चल रहा है, ओलिगार्की से रिलेटेड, क्रोनी कैपिटलिज्म से रिलेटेड, फिर उसको इंडिया से भी कनेक्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ें वर्ल्ड ओवर ग्लोबली हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा डायमेंशन अपना और ज़्यादा ब्रॉड करेंगे इसमें। देखो, जॉय बाइडन का जब फेयरवेल हुआ था, अभी जो है ट्रम्प जी आ चुके हैं और आने के बाद धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। तो जॉय बाइडन का जब फेयरवेल हुआ था, तो उस फेयरवेल में उन्होंने हाईलाइट करा था कि ये जो टेक कंपनीज़ है, इनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। और जो हमारे एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है, हमारे जो राइटर हैं, वो इसको कंपेयर करते हैं ईशनहावर के स्पीच से, जब उन्होंने 1961 में बोला था, मिलिट्री और इंडस्ट्री का जो कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की मिलिट्री थी और इंडस्ट्रीज थी, उनका जो साठ गांठ था वो बढ़ रहा था। तो उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने हाईलाइट करा था कि ये जो है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी। तो यही सेम चीज़ हमारे जॉय बाइडन जी ने भी करी। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो दे रखा है बच्चों की, जैसे वहाँ की यूएसए की स्पेशली जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, टेक जाइंट जिसे कहते हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गई, मेटा हो गई, एप्पल हो गई, तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। एक कंट्री के पास इतनी पावर नहीं होती
जिन इन कंपनीज़ के पास इतनी पावर है, तो यही चीज़ एडिटोरियल में बता रखी है कि इनके पास डिसप्रोपोर्शनेट पावर है, ये इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पास्ट की बात करें, यूएसए की पास्ट की बात करें, तो कार्नेगी तो आप सभी को पता होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत ज़बरदस्त, और रॉकफेलर, तो जैसे ये थे वैसे आजकल हमारे ये अमेज़ॉन, मेटा और एप्पल के लोग हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इतने पावरफुल लोग हैं, अगर ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे तो अपने ही फेवर में बनाएंगे। ये क्यों लोगों के फेवर में बनाएंगे, तो कंपनी वाले, इनको तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। जॉय बाइडेन के फेयरवेल को कहीं ना कहीं रिलेट करा है और इनकी स्पीच को रिलेट करा है कि जो आजकल चल रहा है, जैसे टेक जाइंट कंपनीज जो हैं कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो जॉय बाइडेन ने जाते जाते थोड़ा सा वार्न करा था। इंडिया के लिए क्या रिलीवेंस है, देखो इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे, इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी जाइंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, जैसे हो गए हमारे अडानी कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, तो इनका भी जो इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी के ऊपर हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो गया, एनर्जी के ऊपर हो गया, वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। और इसका तो एक्सपीरियंस बच्चों हमने हाल फिलहाल में ही करा है। जब हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो अडानी के शेयर कितने नीचे गिर गए थे, इंडियन इकोनॉमी को कितना उससे इफेक्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही चीज़ हमारे जॉय बाइडेन बताते हैं कि इसका जो इफेक्ट है डेमोक्रेसी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। हिस्टोरिकली हमारे जो एरिस्टोटले थे, हमारे फिलोसोफर जो थे, उन्होंने ओलिगार्की को डिफाइन करा है कि ओलिगार्की बेसिकली होता क्या है, कि जो करप्ट रूल बनाते हैं वेल्थी, जो अमीर लोग होते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं अपने फेवर में रूल बनाते हैं, उसी को ओलिगार्की कहते हैं। सारी जो पावर है सब कुछ अपने फेवर में करते हैं, उसी को ओलिगार्की कहते हैं। चाहे वो रूल करप्ट हो चाहे फेयर हो, और फेयर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जब अपने फेवर में रूल बनाएगा तो वो फेयर हो कैसे सकता है। तो करप्ट रूल बनाते हैं अपने फेवर में, सारी जो पावर है अपने अंदर समाने के लिए, ठीक है, उसी को ओलिगार्की कहते हैं। देखो इसके ग्लोबल एग्जाम्पल भी हैं। देखो रोमन टाइम में मार्कस लिसेनियस क्रेसस था, मार्कस लिसेनियस क्रेसस था, जिसने ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये जो हमने अभी डिस्कस करा एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है, तो ये उसका एग्जाम्पल है, मार्कस लिसेनियस, ठीक है। पॉलिटिक्स को बहुत ही वेल्थी था और डोमिनेट करा था पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल जो है एरिस्टोटल बोलना चाहते थे ओलिगार्की का, कि वेल्थी जो हैं अपने फेवर में रूल बनाते हैं, उन्हीं को ओलिगार्की कहते हैं। जो फ्यू लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जो कंपनी को गवर्न करते हैं, रूल को गवर्न करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं, उसी को ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट टाइम में रोमन में था मार्कस लिसेनियस, और मॉडर्न टाइम में रशिया में है रोमन अब्राहमोविच। इंडिया की अगर पैरेलल की बात करें तो इंडिया में हमारे जो ये हैं, हमारे अंबानी जी हो गए, हमारे अडानी जी हो गए, ये लोग कौन हैं, यही हैं बड़ी बड़ी बिजनेस, बड़े बड़े जो उद्योगपति, बड़े बड़े जो घराने हैं, उनके मालिक, ठीक है। और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसकी डिबेट यहाँ से चालू हो जाती है। देखो ओलिगार्की हमने समझ लिया कि जो अमीर लोग हैं अपने फेवर में रूल बनाते हैं, वो रूल कंट्री को गवर्न करते हैं, उसे ओलिगार्की कहते हैं। और हमारे थियोडोर रूजवेल्ट ने भी बोला कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये फ्रंट में तो डेमोक्रेसी दिख रही है, लेकिन पीछे इसके ओलिगार्की चल रही है। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल जो है, कि जहाँ उद्योगपति, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हो गए और जो हमारी गवर्नमेंट हो गई, इनका जो टाई अप रहता है, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, वो पॉलिसीज़ किसके फेवर में बनाती है, इनके फेवर में बनाती है। इसी का एग्जाम्पल है कि एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है, प्राइवेटाइज कर देंगे, किसका फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा या उद्योगपति का फ़ायदा होगा। अब वो जो है नए नए चार्जेस लगाएंगे, एयर फेयर्स बढ़ जाएंगे, वहाँ पे स्टे बढ़ जाएगा, वहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ के फेवर में होगी। और जैसे फार्म लॉ बनाया था, ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के एग्जाम्पल है, कि फेवर तो ये कैपिटलिस्ट को कर रहे हैं, ओलिगार्की है ये, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो इन फ्रंट दिख रही है, लेकिन पीछे तो ओलिगार्की चल रही है, जैसे थियोडोर रूजवेल्ट ने बोला, इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी, ठीक है। हिस्टोरिकली भी हमने देख लिया, प्रेजेंट भी हमने देख लिया, ठीक है। मॉडर्न एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखे हैं, मॉडर्न यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखे हैं। सबसे पहले यूएसए का, कैसे जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है वेल्थी लोगों का, जो अमीर लोग हैं कैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे अगर देखा जाए डेमोक्रेसी के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट इक्वालिटी हमें दे रखा है, ठीक है, दे रखा है, लेकिन ऑन दी ग्राउंड क्या होता है कि ये जो वेल्थी लोग हैं, इनके लिए क्या कितना अप्लाई होता है वो इक्वालिटी वाला, आप सभी को पता है, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे देखते हैं एडिटोरियल में डिस्कस कर रखा है यूएसए का, ठीक है। यूएसए का एग्जांपल डिस्कस कर रखा है जहाँ पे भी ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, ये वेल्थी लोग जो है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को, इलॉन मस्क हो गया, ठीक है, जेफ बेजोस हो गया, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था कि इलॉन मस्क ने 200 मिलियन या बिलियन डॉलर कुछ दिए थे इसके अंदर, जो अभी इलेक्शंस हुए थे। तो देखो, जब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़ा जो है बिजनेसमैन जो है पॉलिटिक्स में अपना जो है वो दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ही, इतनी बड़ी रकम जब देगा तो एक्सपेक्ट तो करेगा ही कि सारी चीज़ होगी वो उसके फेवर में बनेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इन बड़े बड़े लोगों के जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसको दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ट्रंप की जो पहली कैबिनेट थी उसके अंदर 13 बिलियनियर्स थे, 13 बिलियनियर्स थे जो पहली जो कैबिनेट थी, इससे पहले जब राष्ट्रपति रहा था तब। और उस कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स थे वो ऑयल और टेक इंडस्ट्री के मालिक थे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्रोनी कैपिटलिज्म या ओलिगार्की हो गया, ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता रखा है, सिटीजन यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, ठीक है। इसके अंदर यूएसए की है, ये यूएसए की जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की आई थी 2010 के अंदर, इसने अनलिमिटेड पॉलिटिकल कैंपेन के लिए डोनेशन देने की अनुमति दे दी थी। तो देखो यहाँ पे तो वहाँ का जो कोर्ट है वही कहीं ना कहीं ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म उसको प्रमोट कर रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए और हमारी गवर्नमेंट हो गई, इनकी जो साठ गांठ रहती है वो इनको पैसे देती है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको पैसे देती है पॉलिसी इनके फेवर में बना के, इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। और इसी को ओलिगार्की कह लो कि भाई वेल्थी लोग हैं वो गवर्न कर रहे हैं हमारी कंट्री को। इंडिया के अंदर हुआ हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। आप सभी को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले ऑल्थो जो हमारी गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, वो जो रूलिंग पार्टी है बेसिकली वो बोलती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आने से ट्रांसपेरेंसी आ गई, ये आ गया वो आ गया। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो उद्योगपति थे वो डोनेशन वगैरह दे नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आने के बाद अब उनको जितनी भी डोनेशन देनी है वो दे सकते हैं और कोई उन पर क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है, ये चीज़ आया। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का शायद 7-8 महीने पहले ही ज़बरदस्त खुलासा हुआ था कि उसके अंदर 74% जो पैसा है वो करंट जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसको मिला था टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का। और उसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम थे, बड़े बड़े द हिंदू के अंदर आया था ये सारी चीज़ द हिंदू के अंदर आई थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम थे जिन्होंने करंट रूलिंग पार्टी को डोनेशन दिया है, उनमें उन लोगों के नाम थे। ये सारी चीज़ें बहुत चली थी बच्चों, उसमें उन लोगों के नाम थे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन दिया, केसेस खत्म। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के अंदर थी। तो ये क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़ बच्चों, यही तो है क्रोनी कैपिटलिज्म, यही तो है सांठगांठ बड़े बड़े उद्योगपति की और गवर्नमेंट की। यहाँ पे गवर्नमेंट उनके फेवर में रूल बनाती है और वो जब इलेक्शन होते हैं तो उनको डोनेशन देती है। तो पूरा सर्कल यहाँ पे घुमा रखा है, यहाँ गवर्नमेंट आ गई, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए और बीच में पेश कौन रहा है, हमारा आम आदमी, ठीक है। यही यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट कैसे पड़ता है डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट तो हमने देख ही लिया कैसे पड़ता है। यहाँ पे सेवरल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि रॉबर्ट मिशेल जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है जब ये सारी चीज़ें होती है जो हमने डिस्कस करा है, तो डेमोक्रेसी ऑफन ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है, डेमोक्रेसी टू ओलिगार्की कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब क्रोनी कैपिटलिज्म आता है, ठीक है। यही चीज़ जो हमने देखी वही चीज़ जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ये कहते रहते हैं। इसका एग्जांपल फिलीपींस में देखने को मिल सकता है। फिलीपींस में मार्कोस और एक्विनोज हो गए, ठीक है, वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। जो वहाँ की जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है इनके फेवर में रूल्स बनाती हैं, पावरफुल लोग हैं, ठीक है। चाइना के अंदर ऑल्थो तो जो है कम्युनिस्ट स्टेट है, लेकिन वहाँ पे भी ओलिगार्की, ऑफिशियली तो वो कम्युनिस्ट स्टेट है लेकिन वहाँ पे भी ओलिगार्की फंक्शंस करती है। जो बड़े बड़े एलीट लोग हैं वो उनके फेवर में कहीं ना कहीं रूल बनते हैं। इंडिया के अंदर सभी को पता है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम बोलोगे तो जेल में डाल देते हैं, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके फेवर में जो है गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और फिर यही सारी चीज़ होती है, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट है 2023, वो बताती है बेसिकली, देखो जब क्रोनी कैपिटलिज्म आएगा, जब ओलिगार्की आएगा, तभी तो जो हमारा जो गल्फ है इनइक्वालिटी का ये बढ़ेगा, ठीक है, तभी तो बढ़ेगा ना जब ओलिगार्की और ये क्रोनी कैपिटलिज्म आएगा। डेमोक्रेसी में तो समानता होनी चाहिए,
तो ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या बोलती है कि जो टॉप 1% लोग हैं उन पे 40% पैसा है। टॉप 1% लोगों पे 40% पैसा है। देखो कितना बड़ा गल्फ है, ठीक है। कैसे गल्फ हो रहा है? टॉप 1% पे 40% है, उसके बाद इसका मतलब है 99% लोग जो है 60% पैसे से काम चला रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी फिर डिफरेंशिएट होगा, ये सारी चीज़ें ऑक्सफैम बेसिकली यही बोलती है। और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है जो टॉप एलिट लोग हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं उनके पास, ठीक है। बाकी सारी चीज़ वही रिपीट कर रखी है इस एडिटोरियल के अंदर। टेक्नोलॉजी और न्यू एज ऑलिगार्की की जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ है वो बना रही है, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, जियो हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी चीज़ जो है डोमिनेट कर रही है। वही सारी चीज़, एक चीज़ नहीं बता रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो एआई आ गया है। अब एआई देखो, एआई महंगा एआई है, क्योंकि एआई वाला सिस्टम लगाना इतना इजी तो नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है ये गल्फ क्रिएट करेगा, जो पावर को है कॉन्सेंट्रेट कर देगा, बड़े बड़े लोगों के हाथ में पावर रहेगी, और फिर जो नेशंस छोटे लोग हैं, वो छोटे बिजनेसेस हैं, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। बेसिक ओवरऑल जो हमने पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया, कैसे सारी चीज़ हो रही है विद एग्जाम्पल, ठीक है। कंक्लूजन में यही बताया कि क्या कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखो, करेक्ट करने का एक ही सिंपल उपाय है, क्या कि हमें करप्शन ख़त्म करना होगा, हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स बनाने होंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि स्पेशली जिन बच्चों ने जो बच्चे क्लासेस लेते हैं उन सभी को पता है कि कैसे जो है इंस्टीट्यूट वीक होते जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला तो शायद हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाला डेटा देखा था हमने, द हिंदू के अंदर ही आया था कि कैसे जो है हाई कोर्ट के अंदर ही 371 जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं जजेस की। तो देखो, जो बड़े बड़े जो पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वही वीक होते जा रहे हैं। हमने देखा था ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो ऑफिस होता है, वहाँ पे जो पोस्ट खाली हैं सिर्फ या एक या दो ही जो वहाँ पे लोग हैं, कमिश्नर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, बाकी सारी पोस्ट खाली है। ये भी हमने द हिंदू के अंदर आया था, देखा था। तो ये क्या चीज़ है बच्चों? यही तो चीज़ है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वीक कर रही है हमारी गवर्नमेंट जी। ऐसी तो वीक करते हैं, और कैसे करेगी वीक, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही दे रखा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्गर करने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल फंडिंग है जिसमें ओपेकनेस है अभी करेंटली, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मोनोपोलीज हो रखी है किसी पर्टिकुलर कंपनी की, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो हम डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमारे इकोनॉमिक्स ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला, रॉबर्ट मिशेल ने, कि जो डेमोक्रेसी है वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसको होने से बचा लेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का कोई टॉपिक आ जाता है तो थ्रेट में आप ये सारी चीज़ें लिख भी सकते हो, ठीक है, कि कैसे थ्रेट हो रहा है। और ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना चाहिए आप सभी को, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखना, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों पेपर टू के लिए ये आज का एक हमारा जो है क्वेश्चन है, लिखने का ट्राई करना। अभी सुबह सुबह एक बच्चे ने एक लिख के भेजा है ग्रुप के अंदर, उसे मैं चेक करूँगा, क्योंकि अगर बच्चा इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा तो टीचर को भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अब आप बच्चे आलसी हो जाते हो तो टीचर तो आपका आलसी नहीं है, खैर, लेकिन आप बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो कि लिखना ही बंद कर दिया। जैसे सर्दियाँ आई, जैसे ही 26 जनवरी आता है, जैसे ही छुट्टी आने लगती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले से ही रिलैक्स लेने लग जाते हैं। देखो बच्चों, रिलैक्स तब लो, जैसे स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ना कि डोंट रेस्ट अंटिल यू रीच योर गोल, ऐसे करके स्वामी जी कहते हैं। तो वही चीज़ आपको भी अडॉप्ट करनी चाहिए। जब तक एम ना मिल जाए तब तक कोई रेस्ट नहीं, तब तक कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। वैसा थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए। लर्निंग बच्चों की तरह करनी है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा फास्ट लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग बच्चों की तरह करनी है, एटीट्यूड वॉरियर का रखना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, और लिखना चालू करो मेरे प्यारे बच्चों, लिखना चालू करो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, डेली डिस्पैच उनके लिए सारी चीज़ें लेके आ जाएगा। सारी चीज़ें डेली डिस्पैच में आपको मिल जाएगी, 100% इस पर रिलाई कर सकते हो। और डेली डिस्पैच अगर आपने सही से कर लिया इन सब चीज़ों को, जो मैं करवाता हूँ आपको ईमानदारी से, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, वो भी कर ली ना, तो किसी आपको कोर्स की ज़रूरत है। ये जितने भी पढ़े हैं मेरे भी कोर्स, इनकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ डेली डिस्पैच से आपका काम हो जाएगा। सिर्फ डेली डिस्पैच से जो पेपर 2 है
वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा सिर्फ डेली डिस्पैच से, ठीक है। लेकिन इसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने के बाद रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें कर ली तो ना तो अभ्यास लेखन की ज़रूरत है आपको, ना अभ्यास मंथन की ज़रूरत है। आप बोलोगे सर जी अपनी पेट पे लात मार रहे हो, सच बोल रहा हूँ मैं, कुछ झूठ नहीं बोल रहा आपसे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ये इनफ है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं प्रॉपर तरीके से कि सारी चीज़ें उन्हें मिल जाए, तो अभ्यास लेखन के अंदर सब चीज़ें हैं। पेपर 2 के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर मत सोचना बच्चों, इंग्लिश ग्रामर नहीं है। पेपर 1 के लिए अगर करना है तो हमारा अभ्यास मंथन है, इनफ है, ठीक है, इनफ है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम के बाद इसको मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि देखो ये वाला आया, वो वाला आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैलिडेटेड एंड यूज़र। नेक्स्ट क्या है हमारा? वैलिडेटेड एंड यूज़र, ठीक है। देखो अभी हो क्या रहा है, क्या चीज़ है ये वैलिडेटेड एंड यूज़र? देखो थोड़ा सा समझेंगे। देखो जब भी क्या, या लास्ट टेन्योर देख लो हमारे ट्रम्प जी का, जब आए थे तो आने के बाद धमकी पे धमकी दिए जाते हैं कि कभी WHO को छोड़ दूंगा तो कभी उसको छोड़ दूंगा। तो यही धमकी का एक रिज़ल्ट है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया लाइसेंस देने के लिए। AI से रिलेटेड जो चिप वगैरह एक्सपोर्ट होती है, टेक्नोलॉजी जो एक्सपोर्ट होती है, उसके लिए एक बेसिकली फ्रेमवर्क बनाया है। कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि ए में जो कंट्री आएगी उसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली जो है AI टेक्नोलॉजी या चिप जो है एक्सपोर्ट कर सकती है चाइना से, यहाँ से USA से। बी जो कंट्री होगी उस पर लाइसेंस राज लगेगा, जैसे हम 1990 से पहले लगता था। उसको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, रेगुलेटरी है ये वाला। और सी में जो आती है उनको मिलेगा ही नहीं, उनको तो बैन है, ठीक है। तो देखेंगे क्या चीज़ है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये USA ने लगाया, ठीक है, ये USA का इनिशिएटिव है। सो वैलिडेटेड एंड यूज़र, ये बेसिकली जो है इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए ये डेजिग्नेशन दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी हो गया, सेंसिटिव गुड्स हो गए, जैसे कंप्यूटिंग चिप वगैरह, ये उसके लिए ये क्या चीज़ है? बेसिकली एक डेजिग्नेशन है, ठीक है। कौन सी डेजिग्नेशन है? ये वाली 2nd टियर डेजिग्नेशन है, जिसमें इंडिया आता है। इसमें 3 टियर डेजिग्नेशन दे रखी है। फर्स्ट टियर में आती है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया था। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? देखो ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गई, कनाडा हो गई, UK हो गई। 2nd टियर कंट्री में कौन कौन सी आती है? 2nd टियर में आती है इंडिया हो गई, चाइना हो गई। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वॉल्यूम और स्पेसिफिक लाइसेंसेस लेनी पड़ेगी। मतलब क्या कि परमिशन लेनी पड़ेगी। अंदर VEU जो है वैलिडेटेड एंड यूज़र, इसके अंदर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी USA से कि भाई हम यहाँ से जो है चिप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो परमिशन दे दो प्लीज़। तो वो दे देंगे तो हम कर लेंगे। थर्ड हो गया हमारा, थर्ड में है नो एक्सेस। मतलब क्या कि जितने भी ये जो बागी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया और रशिया हो गया। बागी कंट्री इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि USA से बागी हैं ये सारे। तो USA के जो दुश्मन है बोल लीजिए, उसी को बागी कंट्री। तो उसके लिए नो एक्सेस, कि यहाँ से, हमारे यहाँ से तुम एक चिप भी नहीं ले जा सकते, ये USA बोलता है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन अभी लेके आया है। अब USA में आ चुके हैं ट्रम्प जी, तो ऐसे रेगुलेशन आते रहेंगे। तो याद रखना कि इंडिया पे कौन सी चीज़ लागू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऐसे तो जो US है बहुत इंडिया का फ्रेंड बनता है, खुदी मोदी चलता रहता है। यहाँ पे इंडिया और चाइना को इक्वली पाले में रख दिया है उसने, ठीक है। क्वाड, वैसे तो हम इंडिया जो है क्वाड के मेंबर है, ठीक है, लेकिन क्वाड में सिर्फ जो इंडिया है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, बाकी किसी कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो देख लो ये कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है US से इंडिया के साथ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब हमने समझ ही लिया इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर। देखो एज सच जो आर्टिकल है न्यूज़पेपर के अंदर बोला है कि एज सच इतना कोई जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर। क्यों इसलिए लगाया है, क्यों अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है रशिया ना यूज़ कर ले, ठीक है। ये जो पोटेंशियल जो चिप है ये लीक होकर रशिया के पास ना चली जाए, इसलिए जो है ये लगा रखा है। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लगाना चाहिए था, जापान के ऊपर भी लगाना चाहिए था, सिर्फ इंडिया के ऊपर क्यों? बोलने की बात है। समझ आ गया ना क्या चीज़ है ये वैलिडेटेड एंड यूज़र? बस इतना ही समझना था। बाकी जब एडिटोरियल आएगा इससे रिलेटेड, कोई US से इंडिया का रिलेशन आएगा तो सारे पॉइंट एक ही साथ डिस्कस कर देते हैं वो लोग, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ज़रा सा आप ढील वो हो जाती है तो आप कमेंट करना छोड़ देते हो। चलो इसको कमेंट करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, ठीक है। NIA देखो अभी एक जांच कर रही है
चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक केस हुआ है, उसके लिए ग्रेनेड अटैक केस हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, उसमें उससे रिलेटेड जांच कर रही है और नेशनल के अंदर आया था ये, ठीक है। तो एनआईए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हाँ ये भी थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड ही है एजेंसी, तो थोड़ा सा इसकी वर्किंग वगैरह पता होनी चाहिए। कहीं एमसीक्यू दे दिया तो फंस जाते हैं हमारे बच्चे, तो उनके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये करती क्या है, काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है एनआईए। एक्ट 2008 के अंदर इसको बनाया गया था। कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था? एनआईए एक्ट 2008 के अंदर। मतलब क्या, ये स्टैट्यूटोरी है। स्टैट्यूटोरी कौन सी बॉडी होती है? वो बॉडी होती है जिनको एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। जो बिना एक्ट के द्वारा बनाएगी वो नॉन स्टैट्यूटोरी है, जैसे सीबीआई हो गई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। मैंडेट क्या काम करती है? देखो इसका जो एरिया है थोड़ा सा ब्रॉड है। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बचाने के लिए जो जो काम होंगे सब ये करेगी। वैसे तो इसका शेड्यूल दे रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो एनआईए है वो सिर्फ अपने शेड्यूल जो इसको टास्क दे रखे हैं वहीं तक ही इसको लिमिटेड नहीं रखा जाएगा। जो नॉन शेड्यूल एरियाज हैं उसमें भी एनआईए जो है एक्शन कर सकती है, ठीक है। तो जो जो चीज़ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को हर्ट करेगी उसके लिए एनआईए हमारी है। चाहे वो टेररिज्म हो गया, चाहे वो फेक करेंसी हो गया, चाहे वो बाहर जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना, वो सारी चीज़ें एनआईए करती है, ठीक है। ब्रॉड रूप से थोड़ा सा इसको याद रखना, ताकि अगर ऑप्शंस आ जाता है तो इलेमिनेट करने में हेल्प मिले। एनआईए के अंदर एक कोर्ट भी होता है, पता होगा, वो एनआईए के एक्ट के अंदर ही बता रखा है सेक्शन 11 और 22 के अंदर, कि एक स्पेशल कोर्ट होगा केसेस को डील करने के लिए। इसके अंदर जो जज होगा वो रिक्रूट कौन करेगा? रिक्रूट तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। बस इतना याद रखना, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन देंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। बस इतना याद रखना, बाकी सारी चीज़ तो आप कर ही लोगे। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो मोटिवेटेड हूँ मैं भी इसमें। एनआईए और सीबीआई का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंसेस वो समझ लेना। एनआईए स्टैट्यूटोरी है, अभी देखा था एक्ट के अंदर बनी है, सीबीआई नहीं बनी हुई। एनआईए जो है होम मिनिस्टर के अंदर काम करती है, जो सीबीआई है हमारी वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के अंदर आती है, ठीक है। काउंटर टेररिज्म, ये करप्शन इन्वेस्टिगेशन, बस इतना सा है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा याद रखो, सारी चीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश करना, वैसे तो कर ही लोगे, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट? देखो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इकोनॉमी का ही ये वाला, इकोनॉमी के अंदर काम आएगा। इकोनॉमी में जैसे एमसीक्यूज आते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वैसे ही डिटेल अगर मिल जाती है न्यूज़पेपर के अंदर तो मैं उसे ज़रूर लेके आता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ डिटेल है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखो जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने अभी गाइडेंस नोट इशू करा है रिलेटेड टू प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। क्या चीज़ है ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट? देखो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट बेसिकली एक प्रोविज़न है कि जो ट्रिटी शॉपिंग के थ्रू जो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। ट्रिटी शॉपिंग के थ्रू जो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं उसको रोकने के लिए बेसिकली एक क्या है, प्रोविज़न है, ठीक है। किसका पार्ट है अभी देखेंगे, ट्रिटी शॉपिंग देखेंगे क्या चीज़ है। आपको नहीं समझ आया, मेरे को पता है ट्रिटी शॉपिंग क्या होती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज में बताऊंगा ट्रिटी शॉपिंग क्या होती है। ये ही जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग, बिजनेसमैन लोग, उन्हीं की है ट्रिटी शॉपिंग, अपना टैक्स वैक्स बचाने के लिए। समझेंगे इसे भी। जो प्रिंसिपल पर्पस टैक्स है इसके अंदर आती है, ठीक है। ये हो गया। किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का, ग्लोबल बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का, जो कि OECD ने अडॉप्ट करा था, उसका पार्ट है। और ये आता किसके अंदर है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर। ये जो हमारा PPT है ये DTAA अंदर क्या आता है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये क्या चीज़ होता है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसको भी समझेंगे, ठीक है। हमने समझा कि ये PPT क्या होता है, इसके अंदर आता है। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये दोनों चीज़ समझेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस किसको टैक्स हेवन कहते हैं? क्यों टैक्स हेवन करते हैं? कि क्योंकि वो जो कंट्री है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कि हमारे यहाँ पे बिजनेस लगाओ, हम टैक्स नहीं लेंगे तुमसे। जो हमारा दुबई हो गया वो भी टैक्स हेवन बनता जा रहा है, टैक्स कम लेते हैं वहाँ पे। तो जैसे मॉरिशियस है टैक्स हेवन है और इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया और मॉरिशियस ने ना इनके रिलेशन अच्छे हैं, भाईचारा अच्छा है इनका। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने साइन कर रखा है DTAA। ये DTAA क्या है? ये DTAA है कि भाई जो मॉरिशियस की कोई कंपनी है, ठीक है, मॉरिशियस की कोई कंपनी है, जैसे कि जहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी वाला वो क्या है, वो जो जो क्राउन सा बना होता है उसको क्या कहते हैं? जो कॉफ़ी की वो जो बहुत अच्छी कंपनी है,
या नाम भूल गया, चलो कोई नहीं, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। लेट्स से मॉरिशस और इंडिया के जो रिलेशंस है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मॉरिशस और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन दोनों ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया कि लेट्स से कोई कंपनी है, लेट्स से कंपनी है कैपेचीनो, वैसे तो कॉफ़ी का नाम है, अब उसका नाम ही भूल गया मैं। स्टारबक्स ले लो, स्टारबक्स आ गया याद, स्टारबक्स बड़ी कंपनी है तो उसमें लेते हैं। जैसे स्टारबक्स एक कंपनी है, वो मॉरिशस के अंदर इस्टेब्लिश है, ठीक है। मॉरिशस के अंदर स्टारबक्स है, रजिस्टर्ड मॉरिशस के अंदर है, ठीक है। अब वो बिजनेस मॉरिशस से फिर इंडिया के अंदर लेके आई, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड कहाँ पे है, मॉरिशस के अंदर है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो मॉरिशस लगाएगी, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा मॉरिशस लगाएगी, इंडिया वाले इसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है कि इंडिया भी टैक्स लगाएगा, ये भी टैक्स लगाएगा, तो दोनों का ना हो, तो इसलिए जहाँ की ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे टैक्स लगा। पहले प्रॉब्लम क्या आती थी कि जैसे स्टारबक्स मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, इंडिया में आके बिजनेस करती थी तो इंडिया भी टैक्स लगाती थी, ठीक है। उसके बाद जब मॉरिशस में जाती थी फिर वो भी टैक्स लगाती थी। तो इन्होंने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करा कि एक ही कंट्री टैक्स लगाएगी जहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। तो वो हो गई मॉरिशस, अब इंडिया जो है टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अब जो बदमाश लोग हैं, ठीक है, अब जो बदमाश लोग हैं वो फायदा उठाते हैं इसका। लेट्स से इंडिया का कोई उद्योगपति है, लेट्स से इंडिया का कोई जो उद्योगपति है वो मॉरिशस में अपनी एक शेल कंपनी खोलता है, एक फर्जी कंपनी खोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा ली, अब इसको फिर यहाँ से शेल कंपनी से फिर इंडिया में बिजनेस लेके आया, ठीक है। अब इसका जो टैक्स लगेगा वो इंडिया के हिसाब से लगेगा नहीं, ठीक है। जो हमारे बदमाश लोग हैं, स्पेशली बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं, उन्होंने देख लिया कि भाई मॉरिशस में तो टैक्स लगता नहीं है, तो एक शेल कंपनी मॉरिशस में खोल ली, अब उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में आके कर रहे हैं। अब इंडियन वाले टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि DTAA साइन हो रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रिटी शॉपिंग, ठीक है। ट्रिटी शॉपिंग कहते हैं कि भाई इस हाथ से कान ना पकड़ के घुमा के कान पकड़ रहे हैं, ट्रिटी शॉपिंग उसे कहते हैं। और हो किसकी वजह से रहा है, DTAA की वजह से, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट आया, ठीक है। समझ आ गया होगा क्या चीज़ होती है, आई होप। तो बच्चों चलो समझ आ गया, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसका आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, ऐसे स्किप मत करना। नेक्स्ट है हमारा ये अर्शदीप जो है इंडिया के जो हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं T20 में। इतनी सी रिपोर्ट है, बस थोड़ा सा याद रखना, क्या पता कभी MCQs में दे ही देते हैं ऐसे छोटी छोटी जो रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद ये है हमारा इंट्रोडक्शन। देखो ये आया है कि जो इस गवर्नमेंट की जो स्कीम है फ्लैगशिप, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका जो है पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। तो उसके ऊपर है वुमेन एम्पावरमेंट का कोई ऐसे आता है तो आप लिख सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए डेटा है, ये डेटा अपना वुमेन एम्पावरमेंट वाले में लिख लेना। और जो बच्चे, जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है ही हमारी, ठीक है। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा लिख लेना इसको। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर आया है ये हमारा, तो इसके अंदर ये चाहो तो आप जो है इंट्रो के अंदर यूज़ कर सकते हो। और ये सारा जो डेटा है मैटरनल मॉर्टिलेट का, इन्फेंट हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, इसको क्या कर सकते हो, इसको भी आप जो है अपने हेल्थ केयर सेक्टर वाले में इसको नोट कर सकते हो, प्रोग्राम वाले नहीं, ठीक है। वो सारा हमारा हो रखा है ऑलरेडी, आप सभी को पता है। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा आज के डिस्कशन में, बस इतना ही। और समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।